वारामिहिर की बात करते हैं। वारामिहिर ना बड़ा सधावा आदमी है। और वारामिहिर ने अपनी किताब में ना पहले एक श्लोक, दूसरा तीसरा चैप्टर, पहले चैप्टर में दूसरा या तीसरा श्लोक जो है, तो उसमें उसने अर्थ बहुलम करके एक वर्ड इस्तेमाल किया है, जिसकी व्याख्या कुछ ऐसे जाती है कि वारामिहिर ने एक भी शब्द, एक भी अक्षर जो है ना, वो फालतू नहीं यूज किया उसने। बहुत ही ज्यादा वो जो है पॉइंटेड रहा है वर्ड्स के ऊपर। बहुत ही ज्यादा जो है संभल के उसने शब्दों को इस्तेमाल किया है। तो मैं पढ़ रहा था बृहद जातक एक दिन, और मैंने उसमें नोटिस ये बात की कि वो एस्ट्रोलॉजी, वो बंदा वारामिहिर, जो कि एक बिंदु भी फालतू इस्तेमाल नहीं करता, विसर्ग भी फालतू इस्तेमाल नहीं करता, नहीं। क्योंकि वारामिहिर की कमेंट्री के ऊपर ना व्याख्याएं हैं, ऐसी व्याख्याएं हैं कि इसने पुल्लिंग, इसने जो है बहुवचन शब्द का इस्तेमाल किया है तो 2-3 प्लेनेट की बात हो रही है, ऐसा है। मतलब दृष्टि को जो है, अगर दृष्टि वर्ड लिखना हो तो संस्कृत में इक्षति, विक्षति, पश्यन्ति कुछ भी लिख सकते हो आप। हाँ, पश्यन्ति रिक्षाने वाला वो जो श्लोक है उनका, वो राशि की दृष्टि हाँ पे। हाँ। हाँ। हाँ तो इक्षति, विक्षति, पश्यन्ति आप कुछ भी लिख सकते हो। जी। बट एक बहुत बड़े कमेंटेटर हुए हैं केरला के, कैकुलंगर राम वारियर। उन्होंने इतनी बड़ी और इतनी एग्जॉस्टिव कमेंट्री लिखी है ना, कि उन्होंने किताब के अंत में ये लिख दिया है कि इस दुनिया में ना वो विद्यार्थी दुर्भाग्यशाली है जो किताब पढ़ रहा है, ना मैं दुर्भाग्यशाली हूँ जिसने किताब लिखा है। दुर्भाग्यशाली तो वारामिहिर रहेगी, उसने मेरी कमेंट्री नहीं देखी अपनी किताब पे आज तक। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात ठीक बोल है। दी। हाँ, और वो प्यूरिटन है। और मैं बताता हूँ, बृहद जातक ऐसा टेक्स्ट है ना कि उसके एक एक श्लोक पे 60-60 पेज का कमेंट्री है, एक श्लोक पे। हाँ, नहीं तो बहुत ही एक कोडेड है सर, वो बहुत ही कोडेड और ऐसे बहुत ही लोडेड है, लोडेड। उसमें क्या है कि जैसे इक्षति, विक्षति और पश्यन्ति, जैसे अब ग्रह की दृष्टि क्या होता है, 3 प्रकार की होती है। एक पूर्ण दृष्टि होती है सप्तम भाव पे सबकी, एक स्पेशल दृष्टि होती है जैसे शनि की 3-10 पे, गुरु मंगल की की 4-8 5-9 पे। पे, मंगल की 4-8 पे, है ना। और एक पार्शियल एस्पेक्ट होता है कि हर एक ग्रह, मतलब शनि तो तीसरे भाव को 100% दृष्टि से देखता है, और 10वें भाव को भी 100% से देखता है। बट सैटर्न के अलावा बाकी सारे ग्रह भी अपने से 3rd और 10th हाउस को 25% दृष्टि से देखते हैं जी। गुरु 5वें 9वें को पूरी दृष्टि से देखता है। बट गुरु को छोड़ के बाकी ग्रह भी 5वें 9वें को जो है कि मतलब आप 50% दृष्टि से देखता है। देखते हैं। और मंगल 4-8 को 100% एस्पेक्ट से देखता है, बाकी सारे प्लैनेट 4-8 को 75% एस्पेक्ट से देखते हैं। जी, ये वापस अब वही यह कल वाली बात हो गई जो हम कर रहे थे, डिग्री जो बनती है ना आकाश में, हाँ। तो वो उस हिसाब से वो संबंध पड़ जाता है, भले ही वो डायरेक्ट सप्तम ना हो या पंचम ना हो या नवम ना हो। हाँ, ये एस्पेक्ट हुआ। जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं, एक दो एस्पेक्ट नहीं होते, बहुत होते हैं। इसलिए तो वो लोग गोल बनाते, सर्कल बनाते, क्योंकि उनको हाँ। वो एस्पेक्ट दिखाना आसान हो जाए। अब यहाँ पर देखो, एक क्षति में एक वचन है, तो एक क्षति मतलब सिर्फ सप्तम दृष्टि। फिर होता है वीक्षति। वीक्षति में सप्तम दृष्टि प्लस स्पेशल दृष्टि। स्पेशल दृष्टि माने शनि की 3-10, मंगल की 4-8 और गुरु की 5-9। और तीसरा होता है पश्यन्ति। पश्यन्ति में सारी उसके बाद स्पेशली वाली, में, उसके बाद वाली मैंने बची हुई जितनी है वो सब ले लो। हाँ सारी, ठीक है। बराबर। तो अब ये एकक्षति, वीक्षति और पश्यन्ति, ये तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल भी वारामिहिर ने ये संकेत करते हुए किया है कि कौन कौन सी दृष्टि देखनी है। आज की बात बताता हूँ, एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर से क्या था मेरा डिबेट कर रहे थे हम लोग। और उसमें ना वो मतलब मैं उनको बहुत अच्छा ज्योतिष नहीं मानता। तो एक श्लोक पे डिबेट चल रहा था कि वारामिहिर ने ये बात बोली है कि जिसके लग्न को या चंद्रमा को गुरु नहीं देखता, वो इंसान जो है अपने पिता का पुत्र नहीं होता, किसी और का ही पुत्र होता है करके, ठीक है। अब यहाँ पर ये लेकर के चलो, बहुत पत्रिका में नहीं देखता, जी। ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अगर तुम जुपिटर का 5-9, 7-5-9 दृष्टि लोगे तो बहुत पत्रिका में लग्न को या चंद्रमा को देखता ही नहीं होगा गुरु। बहुत सारे। तो इसमें उनका
तो यहाँ पर ये मेन पॉइंट था कि वारामिहिर ने जो है बहुत अनकेयरफुली श्लोक लिखे हैं, बट उन्होंने ये बात नहीं नोटिस की पश्चंती वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। तो पश्चंती वर्ड इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि ग्रह की तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें हर भाव पे दृष्टि होगी, सिर्फ दूसरे, 12वें और 6वें पे दृष्टि नहीं होगी। दूसरे, 12वें, 6वें, 11वें पे दृष्टि नहीं होगी, बाकी सब पे दृष्टि होगी। तो केवल वो पत्रिका जहां पर लग्न और चंद्रमा दोनों गुरु से दूसरे, 12वें, 11वें या 6वें में आते हो, सिर्फ उस पत्रिका में ये रूल अप्लाई होगा कि वो इंसान जो है अपने पिता का पुत्र नहीं होगा। अदरवाइज बाकी सब में जो है ये रूल लगेगा। ठीक है। ये वारामिहिर का ब्रिलियंस है ना। वो एक भी शब्द फालतू नहीं इस्तेमाल करता। अब जो आदमी एक भी वर्ड फालतू नहीं इस्तेमाल कर रहा है, उसने अपनी किताब में चैप्टर 2 में श्लोक लिखा है कि सूर्य को सूर्य हेली अर्क भी कहते हैं। हाँ, और क्या? उन्होंने राशियों के लिए कुछ है ना अरेबिक वर्ड भी यूज किए, जैसे मिथुन को जितुम बोला है वगैरह वगैरह। हाँ, अब जो आदमी एक भी वर्ड फालतू नहीं यूज करता, उसने इतने सारे फालतू शब्द का इस्तेमाल कैसे कर दिया? तो इसको मैंने अपने किसी कोर्स में शायद दशावेद में ही पढ़ाया था। उनको एक बहुत राज की बात बताता था। चंद्रमा कैसा ग्रह है? बढ़िया ग्रह, बढ़िया प्लेनेट है, अच्छा ओके। है ना। लग्न में चंद्रमा बैठा हो तो क्या फल बोलना चाहिए? मोटा होगा आदमी, गोरा होगा थोड़ा सा, या अच्छे बुरे में लेके चलते हैं, है ना। अच्छा। तो लग्न में चंद्रमा कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा मानते हैं? लेकिन डिपेंड करेगा ना सर कि वो किस पक्ष का है, किस तिथि का है। नॉर्मल लेके चलते हैं, मान लो अच्छा है, पूर्णिमा का ही चंद्रमा है। अच्छा, हाँ, तो फिर गोल मोटल होगा चेहरा, थोड़ा सा अच्छे पेट बुरे, निकला होगा। अच्छे बुरे में लेके चलते। अच्छा, अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। मैं तुमको बताता हूँ। कैप्रिकॉन को छोड़ के किसी भी राशि में लग्न के चंद्रमा की इतनी बुराई की है, इतनी बुराई की है कि पूछो। कैप्रिकॉन छोड़ के अगर लग्न में अकेला चंद्रमा हो तो कैप्रिकॉन को छोड़ के हर राशि में चंद्रमा की इतनी बुराई की है कि पूछने की बात ही नहीं है। लंपट, धूर्त, मूर्ख, व्यसनी, कामचोर, क्रोधी, लोभी, उद्दंडी, वैश्यागामी, मदिरा पान करने वाला, क्या क्या नहीं बोल दिया उसको। अब ऐसा क्यों है? जब चंद्रमा बेनिफिक है तो उसके लग्न में रहने का इतना फल खराब ही क्यों? या चंद्रमा को कैसे समझे? तो अगर तुम चंद्रमा के विशेषण पे आओगे ना, तो एक वर्ड यूज किया है चंद्रमा के लिए। वो वर्ड यूज किया है शीत रश्मि। शीत रश्मि बोले तो जिसकी शीतलता है, जिसकी लाइट में जो है कामनेस है, शीतलता है करके। तो कहने का क्या मतलब है, और ये एक रूल है और बड़ा मतलब लोग चुक जाते हैं इस रूल को, लेकिन बताने की बात है कि चंद्रमा की दृष्टि सबसे ज्यादा बढ़िया है, चंद्रमा का प्लेसमेंट बढ़िया नहीं है। चंद्रमा की दृष्टि बढ़िया है। सप्तम भाव की चंद्रमा वाली देखना शादी बर्बाद कर देगा, लेकिन शरीर बहुत अच्छा देगा। लग्न में चंद्रमा वाले का अपना पर्सनैलिटी के साथ, अपने इमेज के साथ, अपनी लाइफ के साथ डिससेटिस्फेक्शन होगा, मैरिटल लाइफ बहुत बढ़िया करेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ आपको उस नाम से पता चल रहा है कि फल कहाँ जा रहा है। ये नाम का फर्क है। समझ रहे हो बात को? ये नहीं नाम सर, का फर्क है। नाम का कैसे? चंद्रमा का नाम शीतरश्मि है ना। अच्छा, हाँ, शीत रश्मि, ओके। उस बात का फर्क है कि चंद्रमा की सारी जो शीतलता है, सारा जो कामनेस जो है, जो सारा चंद्रमा की ठंडी शीतल छाया है पूर्णिमा के चांद की, चंद्रमा की जितनी अच्छाई है ना, जहाँ चंद्रमा बैठता है वहां नहीं होती, उससे सप्तम में होती है। तो तुम हमेशा देखना 10वें भाव के चंद्रमा की बहुत तारीफ की है। अब चंद्रमा को देखोगे तो तुम्हें लगेगा 10वें घर में बैठा दिग्बलहीन है।
इतनी तारीफ क्यों की है? वाह 10 से घर का चंद्रमा बैठ वाह। करके तो राज्यकारी गवर्नमेंट जॉब करने वाला अच्छा बोला है। आपसे बात करते वक्त ना मेरे दिमाग के सब तार खुल जाते हैं। अभी देखिए आपने जो बात बोली ना, हम्म, जहाँ बैठता है उससे ज्यादा बेटर या उससे ज्यादा बेनिफिक वो जहाँ पे एस्पेक्ट करता है। और आपने नाम हाँ लिया शीत रश्मि। हम्म, रश्मि हुई किरण। हाँ हमको जो दृष्टि हम बोलते हैं ना, जो दिखना बोलते हैं ना, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एज पर साइंस। तो रेटिना पे उसका उल्टा इमेज बनता है और बाद में वो रिफ्लेक्ट होता है, तब जाके सामने वाले को दिखाई पड़ता है कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, तो हाउ बिल्कुल। ब्यूटीफुली इट इज कनेक्टेड, लाइक रश्मि, बेनिफिशियंस, दृष्टि, एस्पेक्ट एंड लाइट। हाँ, वाओ ये वाला पॉइंट मैं बोलना भूलिएगा, रश्मि माने लाइट। हाँ, वाओ। और लाइट इजकल टू दृष्टि। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आगे बढ़िए। अब तुमको यहाँ पर एक छोटा हिंट दे दूं इसके पहले कि बाकी प्लैनेट्स पे जाऊं। हम्म। ग्रह का शेड्यूल तो सुना होगा। जी। वैसे ग्रह का रश्मि होता है, हम्म और रश्मि का सेपरेट कैलकुलेशन होता है। अच्छा। हम्म। जगन्नाथ होरा वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा रश्मि का कैलकुलेशन। अच्छा। तो रश्मि में एक होता है शुभ रश्मि ज्यादा है या पाप रश्मि ज्यादा है। अच्छा। और ये ना अच्छा। बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं बताऊं। एस्ट्रोलॉजिकल फोरा में ना डिबेट चलता रहता है हमेशा। हम्म और तुमको हमेशा दो ओपिनियन के ज्योतिष मिलेंगे। हम्म एक ओपिनियन का ज्योतिष जो ये कहेगा कि अगर ग्रह नीचे है हम्म तो अपनी उच्च राशि को उच्च दृष्टि से देखेगा, अच्छा फल करेगा। हम्म अरे फिर ग्रह के नीचे होने का मतलब ही क्या हुआ? हम्म फिर तो मतलब ही नहीं है। हम्म दूसरा ज्योतिष जो मेरे ओपिनियन का होगा वो बोलेगा अगर ग्रह नीच है तो खुद खराब है। क्योंकि उसकी अपनी डिग्निटी नहीं है। हाँ, और खराब आदमी की दृष्टि तो कैसी होती है? खराब होती है। हम्म। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि ग्रह के रश्मि का बल देखना चाहिए। अच्छा। और अगर रश्मि में शुभ रश्मि का बल ज्यादा हो तो उसकी दृष्टि बचाने वाली है। हम्म और पाप रश्मि का फल ज्यादा हो तो उसकी रश्मि बर्बाद करने वाली है। हम्म। तो ग्रह की दृष्टि के फल जो है ये शुभ रश्मि या शुभ रश्मि से देखा जाता अच्छा है। उसकी लाइट कैसी है? ठीक हो गया। सर, जे हो रहा में कहाँ पे ये सेटिंग, थोड़ा सा हिंट दीजिए, मैं तो ये देखता हूँ तुम ऊपर। जहां पर वो आता है ना शेड्यूल, अच्छा। उसमें राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ईस्ट ईस्ट कस्ट रश्मि। हाँ, इष्टा कष्टा है, देख वहां पे देखा है मैंने। हाँ। हम्म हाँ। उसमें आता है रश्मि, जहां तक मुझे ठीक से याद ओके ओके, ठीक है, मैं करता हूँ एक्सप्लोर। बल में है बेसिकली, बल में है तो ठीक है। है। बेसिकली बल, अब वही बात है ना, देखो क्लासिक को ट्रेडिशनली नहीं सीखने से क्या होता हम्म है? तो कैलकुलेशन देख के आप तो लग जाता है बल में होगा तो कहीं और होता है। हम्म। इसमें एक और राज की बात बता देता हूँ। जी सर। कोई ग्रह अस्त हो गया, मान लो कम्बस्ट हो गया। हम्म अब कंबस्टन में क्या बुरा फल होगा उसको लेकर के आदमी हमेशा परेशान होता रहता है। हम्म अस्त होने का मतलब क्या है? ग्रह सूर्य के पीछे चला गया। हम्म सूर्य के पीछे जाने का मतलब है कि दिखाई भी नहीं पड़ रहा हम्म और उसकी जो है रोशनी भी नहीं आ रही। तो इसका इन्फ्लुएंस भी वैसे ही कम हो गया। अब इसमें क्या है, बहुत झगड़ा है कि जिस भाव में ग्रह अस्त हो उस भाव पे बुरा फल करेगा, हम्म या जिस भाव का स्वामी उस भाव का बुरा फल करेगा। लेकिन राज की बात क्या है बताओ? हम्म कारक ही कि हमेशा ग्रह, डिस्ट्रॉय होता है। हाँ, कारक के हमेशा डिस्ट्रॉय होता ही, बहुत अच्छी बात है चिंतन क्लास में। राज की बात इसमें यह है कि ग्रह अस्त होने की वजह से जहां दृष्टि डाल रहा है वहां बर्बादी कर देगा। हम्म जहां बैठा है वो एरिया छोड़ देगा, हम्म जहां दृष्टि डाल रहा है वो एरिया खराब कर देगा। हम्म कोई भी ग्रह अस्त हो हम्म उसमें देखना, जहां दृष्टि डालता है ना जिस घर पे, हम्म उस घर को खराब कर देता है। बोला है लग्न में अगर अस्त का ग्रह अस्त हो ग्रह तो आदमी की मृत्यु करा देता है। बीमार नहीं बोला, मृत्यु बोला है। क्योंकि दृष्टि 7वें भाव में पड़ेगी, मारक मारक खराब कर देगा पूरा उसका, हम्म तो प्राण ले लेगा। हम्म अच्छा, इसमें एक बड़े मैं राज की बात बता रहा हूँ। अगर लग्नेश अस्त हो जाए ना, अगर लग्नेश अस्त हो हम्म तो उस मामले में आदमी की लॉन्जेविटी बड़ी शॉर्ट रहती है, ये हमेशा लेके चलो। लग्नेश अस्त अच्छा। होगा तो आदमी 50 पार नहीं कर पाएगा कभी जिंदगी में ना। हम्म ये रहता है, लग्नेश को अस्त नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर अस्त, हालांकि लग्नेश अस्त हुआ माने
सूर्य के पास है और सूर्य को एक तरीके से आत्मा कारक तो बोलते ही है, लेकिन देह के लिए भी, आई मीन वाइटलिटी ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो सन, तो राइट? आत्मा परमात्मा से बहुत जल्दी मिल जाएगी, मिल जाएगी, हाँ। फटाफट मिला देगा। हम्म, लेकिन अगर लग्नेश अन्यथा बलशाली ना हो, उच्च होने से या वर्गोत्तम होने से, हम्म, तो लाइफ शॉर्ट करता है, 50 पार नहीं करने देता, निपटा देता पहले। तो मृत्यु हो जाती है, निपटा देता, अच्छा वर्ड नहीं है, मृत्यु हो जाती ये देखने वाला पॉइंट है सर, ये देखने वाला पॉइंट है। 3-4 कुंडलियां है मेरे पास, है। थोड़ा अरे देखने। मैंने एक आर्टिकल लिखा है, डाइड इन 17 डेज फ्रॉम हिज बर्थ। अच्छा, 17 दिन में मरे हुए बालक की एक पत्रिका मेरी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। ओके, मैं ये रूल अप्लाई करके दिखाया मैंने। अच्छा, तो ये जो है ना, ये जो नाम जो है, ये नाम का फर्क है, नाम का फर्क है, ठीक है। इसमें और आगे चलता हूँ। बुध अच्छा ग्रह लगता है सबको, बुध की दृष्टि भी बहुत अच्छी लगती है। बुध को बोधन बोला है, बोधन, बोध कराने वाला। बोध कराने वाला। बोध कराने का क्या मतलब होता है? जानकारी में लाए वो चीज। उंगली दिखा करके किसी को बोलते हैं तो बोध कराना होता है, ठीक है जी। और बोधन का मतलब पियर्सिंग होता है, मतलब किसी चीज को बीचों बीच छेद कर देना, या बीचों बीच, मतलब ऐसे भाला कैसे पार कर देता है आदमी, तो वो भी बोधन होता है। और बुध को बोधन बोला है। तो बुध की दृष्टि के बारे में 2 बातें याद रखना। बुध जिस भाव पे दृष्टि डालेगा ना, आदमी अपनी नाकामी का जिम्मेदार हमेशा उसी भाव को बताएगा, मैंने किसी और पे मर देगा वो, उसी पे मढ़ेगा, और वही उसकी सबसे ज्यादा जो है चीजों के फेलियर का वही कारण होगा ही लाइफ में ना। चलो किसी के बुध का एग्जांपल लेते हैं, कोई अपने बुध का एग्जांपल दो भाई, किसी का बुध 10th का भाव हाउस, है? मुझे तो मेरी कुंडली नहीं पता सर, तो मैं 10th हाउस। देखो चिंतन का 10th हाउस में है ना, तो 4th हाउस पे दृष्टि जाएगी। तो चिंतन अपनी जिंदगी में, चिंतन को ये रहेगा भाई कि मेरे घर वालों ने, मेरे घर की कंडीशन ने, जहां पर मैं पैदा हुआ उस जगह ने नुकसान का मेरी जिंदगी में सारा कारण वही बना, समझ रहे हो? वही कारण होगा सबसे ज्यादा ना, मतलब जहां पर पैदा हुआ है, घर की जो सिचुएशंस है, घर की जो कंडीशन है, घर की जो प्रॉब्लम्स है, वही आदमी के तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है, वही जिम्मेदार है। क्या चिंतन? और वहीं पे चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा के कारक ले लो। चंद्रमा किसका कारक है? मम्मा। जैसे मदर का कारक है या माइंड का कारक है। हाँ, अपने माइंड की वजह से, अपने सोच की वजह से चिंतन को हमेशा ये चिंता रहती होगी कि यार मैंने ही फैसला गलत लिया, मैं ठीक से समझ नहीं पाया चीज को। ये तुमको हमेशा लगता होगा बढ़िया एकदम। कि मैं ठीक से नहीं समझा, जो कह रहे थे बात है ना, जब तुमको अंत में जब फेलियर हो जाता होगा ना, तो फेलियर होने के बाद तुम मन में सोचते होगे ये बात तो मुझे पहले से पता थी, मैं समझ नहीं पाया, ये आदमी पहले ही ये बात कह रहा था। आदमी ने मजाक मजाक में बोला होगा तुझे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, फिर जब छोड़ के जाएगा तो तुम बैठ के सोचते हो कि धत तेरे, किसने पहले ही बोला था, मैं ही नहीं ध्यान कर पाया। ये होगा, समझ रहे बात को? जी सर। तो बुध से 7वें में जो घर पड़ता है ना, उसको ध्यान रख लो कि उस वाले घर को लेकर के जो है ना, आपको हमेशा सतर्क रहना है। आपकी सक्सेस के राह में वही बाधा है, ठीक है जी। उसको हमेशा लिमिट करके रखना है, उसको हमेशा संभाल के बचा के रखना है। बोधन का दूसरा मतलब हुआ पियर्सिंग इन बिटवीन, ना बीच में से फाड़ देना करके। तो जो भी ग्रह बुध से 7वें में आता है ना, उसको जो है बुध फाड़ के रख देता है पूरा ना। अब फाड़ के रखने के 2 प्रकार होते हैं। एक तो है ओवर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, जैसे कि चिंतन के चंद्रमा बुध अगर समसप्तक हो ना, एक दूसरे 7वें में बैठे हो, तो इसको पागलपन का योग बोला गया। आदमी पागल होता है, पागल नहीं होता, सोचता बहुत है। कल्पना विलास बहुत जबरदस्त होता है ऐसे व्यक्ति का। कल्पना विलासी बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे चिंतन का क्या है कि बुध से 7वें में चंद्रमा है, तो उसने चंद्रमा को बीचों बीच पियर्स कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये आदमी क्या है, तो सोचता बहुत ज्यादा है,
और माँ से मिलने वाले जो फल हैं उसको इंटेलिजेंस ने, डिस्क्रिमिनेशन ने ना बहुत ज्यादा जो है खत्म कर दिया है। समझ रहे बात को? जी मतलब कि माँ कुछ साफ दिल से भी अगर देना चाह रही है तो ये आदमी बहुत ज्यादा सोच विचार कर क्यों दे रही है, मुझे क्यों दे रही है, किसी और को क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रही, करके वो फल खराब कर देता है। क्या चिंतन? जी सर। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी बात करता हूँ किसी से मैं यही कहता हूँ तुम्हारे बारे में कि चिंतन चिंता मत कर पाए। जी सर, दिमाग तो मतलब चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। सर। वो ये दिमाग का जो अच्छा, हाँ सर, सॉरी, बोलिए। हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं कोई बात। नहीं, ये जो आपने जो चीज पकड़ी है ना, हाँ बुध के बारे में, आपने इतने ग्रहों में खाली बुध को ही पकड़ा। हाँ ये सिमिलर टाइप का तर्क कुतर्क शायद उतना बोलता नहीं रहेगा, लेकिन कन्या राशि वालों में भी मैंने ये देखा है सर। हाँ 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 ऐसे कम से कम दो तीन तीन लोग तो है मेरे ध्यान में, कन्या राशि वाले। हाँ। इसमें कि कन्या राशि में ना एक मैं पॉइंट समझाता हूँ। हम्म ग्रह की मूल त्रिकोण राशि के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ। देखो, त्रिकोण को ना देवी का कोई भी यंत्र बनाओगे ना, उसके सेंटर में त्रिकोण होगा। और जी यंत्र को हमेशा देवता का शरीर बोलते हैं। हम्म तो त्रिकोण जो है ना योनि का प्रतीक होता है हमेशा। तो मूल त्रिकोण ग्रह की वो राशि है जहाँ ग्रह पैदा होता है। तो कन्या में तो बुध पैदा ही हो रहा है। जी तो कन्या में तो बुध की पूरी क्वालिटीज होती है। जो अदर साइन होता है ना, अदर साइन में ना ग्रह बैलेंस्ड होता है। जेमिनी में ना, जेमिनी में बुध बैलेंस्ड है। कन्या में बुध पैदा हुआ है बहुत ज्यादा है। जैसे एक्वेरियस में शनि पैदा हुआ है, एक्वेरियस में शनि का इन्फ्लुएंस बहुत होता है। कैप्रिकॉर्न में बैलेंस्ड होता है। किसी अच्छा। के लिए ना चंद्रमा अपनी राशि में मूल त्रिकोण का नहीं होता, क्योंकि अच्छा दिमाग वो है जो बैलेंस्ड है। अच्छा दिमाग वो नहीं है जो पक्षपाती है। समझ गए बात को? जैसे मंगल को आर बोला है, आर। आर का मतलब होता है आर मतलब होता है एक कोने से काटना। जैसे वो एप्पल के लोगों में एप्पल देखा है, हाँ। वो कैसा कोने से कटा हुआ शेप होता है। तो आर का ये मतलब होता है। तो मंगल के बारे में एक नियम ध्यान रखना, मंगल जिस भी चीज को देखेगा ना उसका फल पूरा प्राप्त नहीं होगा, आधा प्राप्त होगा। काट देगा उसको। काट देगा। या मैं मंगल के बारे में एक बात और कहता हूँ कि मंगल ना चोर है। जहां पर होता है सर, ना वो चीज चोरी चली जाती है। सर एक चीज दिमाग में आपकी बात सुन के, वो जो अभी आपने हाँ बोला ना, बुध की बात करते वक्त, कन्या की बात करते वक्त, कि देवी हाँ के लिए हमेशा हम त्रिकोण का इस्तेमाल करते हैं हम्म, और यंत्र जो है, तो दिमाग में ये आया मेरे अभी, हम्म, आपकी बात पे सोच रहा था बैक ऑफ द माइंड। हम्म, जो अपनी कुंडली में कोण स्थान है ना, वो हाँ लक्ष्मी स्थान है, और जो केंद्र स्थान है वो विष्णु स्थान है। और जो भी यंत्र आप लोगे वो चौकोन ही हाँ रहेगा, चौकोर ही रहेगा। हाँ सही बात। जी, बिल्कुल। कैसी चीजें वैसे रिलेट ये होती है ना सर, एक एक। वैसे ये यंत्र हमेशा चौकोर जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मैक्सिमम तो मैंने वैसे, हाँ, हाँ ये देखिए। मैक्सिमम जैसे बीसा बीसा जो यंत्र होता है ना हम्म वो चौकोर नहीं होते, है ना? हाँ। चौकोर नहीं होते। मैंने भी सर केतु के यंत्र ट्रायंगल में देखे हैं। हाँ केतु का यंत्र, ग्रह के तो खैर यंत्र होते ही नहीं। वो ध्वज है लोग ना, जैसे ध्वज है तो ट्रायंगल रहेगा। हाँ लोग जैसा मर्जी वैसा बना देते हैं। हम्म ग्रह का कुछ खास है मतलब ना, स्पेसिफिक डेजिग्नेशन नहीं है ग्रह का। हाँ। अब ये जैसे मंगल पे बात की, मंगल के बारे में मैं एक बात कहता हूँ, तो मंगल चोर है। चोर है, हाँ। तो मंगल की चीज क्या है, चोरी चली जाती है। और हम्म मंगल बगल से आधा काट भी लेता है चीज को ना। हम्म हम्म बोला ना भाई आ रहे तो आधा काटता है बगल से, एप्पल के ऐसे हम्म लोगों के जैसा। हम्म तो मंगल जिस भी भाव पे दृष्टि डालता है, जहां भी बैठता है ना, हम्म वो चीज आपको पूरी प्राप्त नहीं होती, हम्म 80% ही प्राप्त होती है। प्रेडिक्शन बताता हूँ तुमको मैं। अगर पंचम भाव में मंगल बैठा हो तो आदमी अपने बच्चे को, आदमी का बच्चा जो होगा ना, हम्म उसको वो पूरा नहीं पाल पोस पाएगा कभी।
पढ़ाई के लिए उसको बाहर जाना पड़ गया मान लो, हम्म, तब हुआ ना यार फॉर्मेटिव 5-6 साल आपके साथ नहीं रहा बच्चा। हम्म, या फिर कि ऐसा हो गया कि आपने बच्चा पैदा किया बट आपके बच्चे को क्या है कि आपके भाई से ज्यादा लगाव है, आपको 100% ऑफ द चाइल्ड नहीं मिला। सातवें घर में मंगल का इन्फ्लुएंस होता है ना, आपको 100% ऑफ द स्पाउस नहीं मिलता। तुम हमेशा नोटिस करोगे मंगल का जब भी सप्तम भाव पे या सप्तमेश के साथ बैठा हो, सप्तम भाव पे दृष्टि डाले ना मंगल, ऐसे स्पाउस से शादी होगी जो या तो अपनी चिंता में बहुत व्यस्त रहेगा या पहले ही किसी और से शादी कर चुका होगा, डाइवोर्स्ड होगा, या शादी के बाद 12 अफेयर रखता होगा, माने या किसी कई भी सा हालत में उसका 100% नहीं मिलना है। हाँ, या फिर कई बार क्या होता है, ऐसा स्पाउस होता है जिसे बच्चा पैदा हो गया, तो स्पाउस का ध्यान आपसे पूरा हटके बच्चे पे चला जाता है, वो काम करवा देगा। 100% तुमको नहीं देगा मंगल, 80% देगा, बाकी देगा नहीं। सर सेनापति मेरे एक आपने जैसे बोला ना 7 पे, मैं एक जानता हूँ ऐसे, और आपने परफेक्ट ये आंकलन है कि जो जो उनकी शादी हुई ना, वो पहले से डिवोर्सी ही थे, और अभी भी लाइफ उनका ऐसा ही जा रहा है कि जो डिवोर्स जिनके साथ हुआ था उसके साथ उनका ऑन एंड ऑफ अभी भी चल रहा है, एकदम बैंग ऑन। इसमें क्या है ना, क्योंकि वो 12th 100% ऑफ द हाउस में स्पाउस। है, हाँ, 12th हाउस में मंगल है, तो तो 8th दृष्टि 8वीं से दृष्टि आ देखा। गई। हाँ, 8वीं दृष्टि जी आ गई। सर, एकदम बैंग तो ऑन। उसमें क्या है कि अब जो स्पाउस है उसके मन में कहीं ना कहीं तो पहले व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस है ही ना यार, कहीं ना कहीं तो वो थॉट विचार है ही क्या। देखो, क्योंकि देखो जब आप किसी डाइवोर्स्ड पर्सन से शादी कर लेते हो मान लो, ठीक है, मैं इसको बड़ा वैसे बहुत अच्छा मानता हूँ टेक्निकली, तो बुरा तो नहीं मानता है, लेकिन अब उसमें क्या है ना, नॉर्मल मैरिज में ना आपके ऊपर कंपैरिजन कभी नहीं होता, आपको कोई कंपेयर नहीं कर रहा होता किसी से, बट इस मैरिज में क्या है ना, वो कंपैरिजन होगा हमेशा ना, यार वो व्यक्ति ऐसा था तुम नहीं हो, उसकी अच्छी क्वालिटीज में भी होगा तो बुरी में भी होगा, दोनों में होगा, लेकिन होगा। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर, ये भी वेरीफाई करने वाली बात है, जितनी कुंडलियां है उनपे। वेरीफाई करके देखो, कोई एक्सपीरियंस के मोती दे रहा हूँ, वेरीफाई में कहाँ चुकेगा ये। जी जी जी। सर एक तो ऐसे कंबशन के बारे में पूछना था। आपने पूछो। बोला, जैसे हमने जब वो वेबिनार किया था तब हमने ये डिस्कशन किया था कि प्लस और माइनस दोनों डिग्रियों में हमें देखना है, हाँ, जबकि अभी हमने डिस्कशन किया कि वो सूर्य के पीछे होता है इसलिए ढक जाता है, जब उसके नहीं आगे जाएगा नहीं, उस आगे भी रेंज ढक में। जाएगा, अच्छा, आगे भी ढक जाएगा, सूर्य के तेज के कारण ढक जाएगा। सूर्य के तेज के कारण ढकेगा, आगे पीछे दोनों चीज। ओके सर। बट इसमें यह है कि पीछे अगर रहता है ना तो जिस भाव में होता है भाव को ज्यादा बर्बाद करता है, जी और सर, आगे रहता है तो जब दृष्टि डालता है उसको ज्यादा बर्बाद करता है। ठीक है सर। बर्बाद तो खैर दोनों ही मामलों में करते हैं। ये तो नाम का क्या है, पहला इस्तेमाल हो गया, ठीक है। जी अब सर। बाकी ग्रहों के भी जैसे बहुत सारे नाम है, जैसे राहु को असुर बोला है, तो असुर मतलब क्या है, राहु जो है ना ट्रेंड फॉलो नहीं करता। राहु जिस भी हाउस, अनकन्वेंशनल है। हाँ जिस भी हाउस में है ना वो ट्रेंड फॉलो नहीं करता, अनकन्वेंशनल होता है। समझ रहे हो, तो ऐसा है। तो ये एक तो क्या है कि नाम की बहुत महत्ता है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। जी। तो आप लोग ग्रहों के सारे नाम का पर्यायवाची निकाल लो, किसी भी किताब में मैं मिल तो जाएगा, किसी भी क्लासेस हाँ, में होगा। मैं तो सोचते रहता सर उसके बारे में। हाँ हाँ, तो उसको क्या है, उसको ग्रुप में डाल के आप लोग मानो डिस्कशन करना शुरू करो, जी। और ऐसे ऐसे खजाने निकल के इसके अंदर से आएंगे ना आपके पास, तो पूछो मत आप, मजा आ जाएगा। यही तो प्रिंसिपल, यही तो प्रेडिक्शन का प्रिंसिपल है, और कहाँ पर है कि नहीं। सर इसके लिए भी बृहद जातक आप सजेस्ट करते हो? मैं हर चीज के लिए ब्रज जातक है बढ़िया। इवन मैं तुम्हें बताऊं, एक तो ऐसे ज्योतिषाचार्य है कि राशियों के नाम जो है ना, जी। उसमें बृहद पराशर में कुछ राशियों के नाम जो है वो डिफरेंट लिखे हैं। एक ज्योतिष महाराज को मैं जानता हूँ, वो कहते हैं कि ग्रह के राशि के नाम के आगे ओम लगा दो और पीछे नमः लगा दो और उसको चेंट करो तो राशि का रेमेडी हो जाता है।
इतना इम्पोर्टेंस है नाम का, समझे ना। हम्म, वो नाम जो है ना, वो नाम ना एक बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है। जी ठीक है जी। जी नाम पे कुछ और बातें बताता हूँ। ग्रह के नाम को नोटिस करो। हम्म, सूर्य जो नाम है हम्म, उसके देखो कि नीचे मात्रा आती है, हम्म, एक ऊपर मात्रा आती है। हम्म। नीचे नीचे जिस जिस नाम, नीचे उकार आता है, ऊपर रफार आता है। हाँ, जिस जिसके भी नाम में नीचे मात्रा आती है ना, वो ग्रह जिस भी भाव में रहता है उस भाव से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ तो पेंडिंग दिखाता है। समझे बात। बुध हो गया, सूर्य हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, गुरु गुरु हो गया, राहु केतु हो गया। राहु केतु हो गया। ठीक है। हम्म, अब यहाँ पर एक बात, उस भाव से रिलेटेड ना कुछ पेंडिंग होता है आदमी के पास। हम्म, और पेंडिंग होता है इन द सेंस, यहाँ पेंडिंग कहने का मेरा मतलब क्या है ये मैं समझाता हूँ। हम्म, उस भाव से जुड़ी हुई चीजें, उस भाव के मामले में ना आपके माँ बाप में से कोई आदमी बहुत फिसड्डी रह चुका होता है। फिसड्डी माने सर? फिसड्डी माने मतलब कुछ किया नहीं होता, फिसड्डी माने फेलियर। अच्छा अच्छा, ओके। और आपको वो पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। एग्जाम्पल लेता हूँ, 2-3 सूर्य का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। हम्म, अगर किसी के 10वें भाव में सूर्य है ना, उसका फादर अपने प्रोफेशन में बड़ा फेलियर होता है। हम्म, और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फादर तो भाई घर को ठीक से देख भाल नहीं कर पाते, हम्म, तुम्हें करना है। हम्म, अगर एकादश भाव में सूर्य होता है, हम्म, जैसे एकादश भाव में सूर्य गुरु दोनों हो गए, या सूर्य हो गया, या सूर्य बुध हो गया, हम्म, तो घर के कमाई की सारी जिम्मेदारी एक ना एक समय पे आपके कंधे पे है। हम्म, जैसे कि अभी चिंतन के क्या है कि 10वें भाव में सूर्य भी है, बुध भी है, हम्म, लेकिन साथ में शुक्र भी है ना चिंतन। जी सर। तो कन्या तुम्हारे घर राशि में में मैक्सिमम कमाई की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, बस एक हेल्पिंग हैंड होगा कोई। फादर का, अभी हम 3 ही लोग हैं वैसे तो घर में, मैं, हाँ मम्मी और पापा। मेरा कोई ब्रदर या नहीं है। हाँ, पापा भी रिटायर्ड है। पापा रिटायर्ड है ना, तभी इसमें क्या हो गया कि मैक्सिमम जो है मतलब पापा के रिटायरमेंट का जो पैसा उसका थोड़ा सपोर्ट है, हम्म, जी और मैक्सिमम जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जी सर। समझ गए बात को। हम्म, तो जिस भी भाव में सूर्य और गुरु और बुध और राहु और केतु है, हम्म, उस भाव से जो जुड़ी हुई चीजें है ना, हम्म, एक तो उसको पूरा करने का जिम्मेदारी तुम पे है। हम्म, और एक और बात बताता हूँ, उस भाव से जुड़ा हुआ टेंडेंसी जो है ना, हम्म, तुम्हें कैरी फॉरवर्ड भी हुआ है। जैसे कि कभी कभी पता है, कभी कभी हम कहते हैं इस घर में सारे लोभी हैं, इस घर में सब लालची है, या इस घर में सब लोग बुरा ही बोलते हैं। ठीक है। अगर दूसरे भाव में सूर्य हो गया, या बुध या गुरु या राहु या केतु में से कोई और है, हम्म, तो जैसे उसकी खराब बोली होगी वैसे खराब बोली घर में सबकी होगी। जैसे उसकी अच्छी वाणी होगी वैसे अच्छी वाणी घर में सबकी होगी। समझ रहे बात को। हम्म, अगर किसी के 10वें भाव में मान लो कि इनमें से कोई ग्रह हो गया, सूर्य बुध गुरु राहु केतु में से, तो उसका प्रोफेशन, उसकी बीवी का प्रोफेशन सबका सेम होने लगेगा। हम्म, सब सेम ही काम करना चाहेंगे, सेम ही चीज में आना चाहेंगे। ये नाम की दूसरी बात होगी। हम्म, ठीक है। सूर्य के बारे में ये समझ गए। हम्म, अच्छा, अब चंद्र की बात करते हैं। चंद्र के नाम में एक वर्ड आधा आता है। जी। न की जो मात्रा है वो न की मात्रा आधी आती है। अनुस्वार आता है। वो तो चंद्र में अनुस्वार आएगा वैसे। अच्छा, हाँ हाँ, अनुस्वार तो फ्री वर्ड है वैसे, लेकिन न आधा आता है ना चंद्र। ना आधा आता, हाँ। चंद्रमा जिस भी घर में है ना, उसको कभी तुम पूरा नहीं कर पाओगे। यही बात है ना, लग्न में चंद्रमा था तो शरीर के बहुत अच्छे फल नहीं बोले कैप्रिकॉन को छोड़ के किसी भी राशि में। हम्म, कैप्रिकॉन में सिर्फ इसलिए बोले क्योंकि कैप्रिकॉन से सप्तम में चंद्रमा होगा, तो वो उसकी रोशनी वहां से रिफ्लेक्ट कर देगा, हम्म, है ना।
चंद्रमा जिस भी घर में है उस घर का काम आप कभी पूरा नहीं कर सकते, उसका फल कभी भी आपको पूरा नहीं मिलने वाला, थोड़ी कमी रह जाएगी आपको। समझ रहे बात को? दूसरे घर में चंद्रमा हो तो कितना भी पैसा क्यों ना हो, थोड़ा कम ही रहेगा। 17 लाख की गाड़ी ली है तो 15 लाख ही होंगे, 15 लाख आसानी से हो जाएंगे, आखिरी 2 लाख नहीं हो पाएंगे बस, है ना। तो चंद्रमा जिस घर में है वो घर में कुछ अधूरा ही है, पूरा नहीं है। जैसे अभी चिंतन के देखो चौथे घर में है ना चिंतन। जी सर। अब देखो चिंतन कह रहे हैं मम्मी पापा मैं हूँ, भ्राता नहीं है, भाई नहीं है, तो फैमिली में एक एस्पेक्ट नहीं है ना, एक एस्पेक्ट गायब है बीच में से। अच्छा तुम्हारे चाचा और मामा दोनों है? हाँ है। चलो बढ़िया है, चलो माँ बाप के साथ कुछ नहीं हुआ। अगर चंद्र के साथ कोई और ग्रह होता ना, जी सर। तो जिससे तुम्हारे भ्राता नहीं है, वैसे मदर के या फादर के भ्राता नहीं होते किसी एक के ना। जी सर। लेकिन यहाँ तो चंद्रमा अकेला है, तो एक ही आदमी को फल मिला तुम्हें सिर्फ, ठीक है। जी सर। अच्छा मंगल पे आ गए। अब देखो मंगल के नीचे भी ड के नीचे, वैसे मंगल को मंगल नहीं कहते, मंगल संस्कृत वर्ड नहीं है, पूजा। पूजा है। तो जो सूर्य गुरु बुध राहु केतु के लिए लिया वही चीज मंगल के लिए भी है। नहीं नहीं सर, लेकिन आपने बोला बिल्कुल सही है, लेकिन हम जो अभी 1 मिनट पहले बात कर रहे थे उस पे आते हैं। तो जैसे चंद्रमा के केस में च में आधा न लगा हुआ है, वैसे मंगल के केस में भी म के केस में आधा न लगा। और 5 मिनट पहले हम बोल रहे थे कि मंगल काट देता है, आर आर बोल रहे थे ना आप। हाँ तो वो बात वहां पे भी मैच हो जाती है, जस्टिफाई हो जाती है वो। बिल्कुल। अच्छा मंगल को वक्र भी बोला है, ठीक है। तो वक्र टेढ़ी मेढ़ी कहने का, चाल है ना उसकी, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। और वक्र कहने का एक मतलब ये भी है कि जितना भी वक्री ग्रह है वो हर एक ग्रह मंगल की तरह काम करता है। तो तुमको एक बात बताता हूँ, जी सर। जिस भी जगह पे मंगल रहता है या जिस भी जगह पे वक्री ग्रह रहता है, वक्री ग्रह का मंगल जैसा प्रभाव है, मंगल का वक्री ग्रह जैसा प्रभाव है, ये लेके चलना, ठीक है। मंगल क्या करता है, अग्नि का कारक है ना। जिस भी घर में वक्री ग्रह होगा उस घर में आग लगा देगा, या बोलो तो बॉडी का वो पार्ट एक तो बहुत काला होगा, या उस पार्ट पे सनबर्न बहुत होगा। दूसरे घर में वक्री ग्रह घर में आग लगा देगा। पहले घर में वक्री ग्रह तो आदमी के खुद के साथ कार एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ रहे बात को। जिस घर में वक्री ग्रह है उस घर से रिलेटेड आग लगाएगा वो, क्योंकि मंगल का काम है आग लगाने का। ये भी फल एक साथ में ना, ठीक है। मंगल जैसे लीडर होता है, कमांडर इन चीफ होता है, तो उसी प्रकार से क्या है कि जिस भी घर में वक्री ग्रह है उस घर के मामले में आप जो है पुरोधा होंगे, मतलब पीपल विल फॉलो। जिस भी घर में वक्री ग्रह है आप अपने सोशल सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में, कहीं पर भी उस चीज के बारे में जाने जाते होंगे। समझ रहे बात को। उस चीज के बारे में आप लोग क्या जाने जाते हैं। ये बात हो गई। अब इसमें क्या हो गया, सूर्य चंद्र मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, जाने शुक्र हो जाते गया। हैं सर जाने जाते हैं माने अच्छे या बुरे दोनों टर्म्स में, राइट। दोनों टर्म्स में प्लेनेट को देखना पड़ेगा। जी जी। वो भाव पे डिपेंड करता है। देखो 10वें भाव में तो प्रोफेशन के लिए जाने जाते हैं तो अच्छे जाने जाते हैं। छठे घर में है तो कोर्ट केसेस के लिए, फाइटिंग्स के लिए या चोट लगने के लिए जाने जाते हैं, तो बुरे प्रकार से जाने जाते हैं। जाने जाते हैं उसमें ना लीडरशिप के लिए, उसमें अगुवा है आप। आपके घर में किसी ने वो काम किया हो कि नहीं किया हो, आप पहले होंगे जो वो काम करेगा उस घर को एक्टिवेशन ना। 10वें घर में वक्री ग्रह हो, आपके घर में कोई फेमस नहीं है, आप फेमस हो, आप पहले आदमी हो जो घर में फेमस है, ऐसा करके। ठीक हो गया। एक बात याद आई मुझे, एक बंदे की कुंडली याद आई, दूसरे घर में मंगल है
हाँ शेविंग करके बंदा बाहर निकलेगा, चाहे 10 बजे की 11 बजे की धूप हो, हाँ उसका चेहरा एक बाजू से काला या दोनों बाजू से काला पड़ जाएगा। माने ऐसा वो रैश आ जाएंगे, काले काले चट्टे आ जाएंगे। हाँ, मंगल दूसरे घर में है और दूसरा घर फेस होता है। चला देता है ना मंगल, हम्म ये चीज है उसमें। हम्म समझ रहे बात? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं इसमें। हम्म और शुक्र पे आते हैं। हम्म शुक्र के नाम में रॉ जो है, शुक्र रॉ है ना, हम्म वो रॉ आधा है, हम्म तो उसमें भी चंद्रमा का फल है। हम्म समझ रहे बात को? हम्म तो ये मेरा बहुत पहले डिस्कशन होता था हम्म कि देखो, शुक्र और चंद्रमा दोनों ही अपने शत्रु ग्रह की राशि में उच्च होते हैं। हम्म ठीक बात हो गया, शुक्र मीन में उच्च होता है, चंद्रमा जो है वृष में उच्च मंगल की होता है। राशि में, हाँ मंगल की राशि मंगल की राशि में कौन होता है? नीच है, मंगल की राशि में नीच और इसमें शुक्र की राशि में। चंद्रमा देखो शत्रु घर में उच्च होता है, हम्म शुक्र भी जो है शत्रु घर में उच्च होता है। हम्म इसका क्या मतलब है, आदमी को शुक्र और चंद्रमा का कंप्लीट कभी नहीं मिल सकता। हम्म आदमी को शुक्र और चंद्रमा का कंप्लीट जो है हम्म कभी भी नहीं मिलता। वो सेम चीज शुक्र के बारे में है कि जिस भी भाव में शुक्र है हम्म उसका कंप्लीट तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हम्म शुक्र चंद्रमा के बारे में ना एक बात याद रखना, हम्म कि जिस भी घर में शुक्र और चंद्रमा हो हम्म उसमें एक ही मामले में सुकून मिल सकता है, दोनों मामले में नहीं, हर मामले में नहीं मिलता। ठीक है, हम्म जैसे कि उदाहरण दूंगा मैं, 7वें घर में चंद्रमा है ना, हम्म शादी बढ़िया है तो बिजनेस में नुकसान ही नुकसान होगा, बिजनेस में फायदा होगा तो शादी तोड़ देगा। हम्म ठीक है जी। हम्म 5वें घर में चंद्रमा हो तो बच्चे पैदा होने के बाद आदमी ऐसे पागल जैसा बर्ताव करेगा, कुछ मस्तिष्क हो जाएगा, समस्या हो जाएगी दिमाग की, हम्म और दिमाग की समस्या ठीक होगी, बच्चों से दूर हो जाएगा। हम्म ये ट्रेड शुक्र और चंद्रमा दोनों में है। हम्म ठीक है ना, हम्म जिस भी भाव में रहेगा उस भाव से जुड़ा हुआ एक ही चीज एक्टिवेट हो सकता है आपके पास, सही। दोनों सर चीज एक एक्टिवेट। फिलोसफी, सर एक फिलोसफी आई दिमाग में, बोलूं? बोलो बोलो। जैसे अभी आपने बोला चंद्र और शुक्र दोनों हाँ स्त्री ग्रह है, हाँ अभी दोनों अपनी शत्रु की राशि में जाके अच्छे पद पे पहुंच रहे, जिनको उच्च कहा जाए या जिन पे उनका स्टेटस बने, डिग्निटी बने, हाँ दोनों स्त्री ग्रह है। तो आप देखिए समाज की रचना ऐसे है कि स्त्री को अपने शत्रु, और शत्रु माने शत्रु का एक अर्थ होता है अपोनेंट, प्रतिद्वंदी, या जो हाँ आपके आगे खड़ा है। तो हाँ। स्त्री को पुरुष के घर जाना पड़ता है, वहां जाके उसको मान मिलता है, लक्ष्मी बोला जाता है, उसको स्थान मिलता है, उसकी इज्जत होती है। अरे तुम्हें और नीति जिसकी, शतक की एक बात बताता हूँ। हाँ, नीति शतक कहता है भाई कि महिलाओं को घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। पूछो क्यों? हम्म क्योंकि जो पति के बारे में अच्छा बोलेगा उसके पास नहीं बैठेगी महिला, हम्म जो बुरा बोलता उसके पास बैठेगी महिला। नीति शतक की बात है ये। तो खैर ये बहुत ही अपमानजनक चीज है और इस फॉलोइंग के बराबर नहीं है। हम्म ठीक है, लेकिन यहाँ शत्रु को तुम ऐसा लेकर के चलो कि ज्यादातर महिला जिस घर में मैरिज होने के बाद जाती हैं हम्म वहां पर के सारे लोग उसको पसंद नहीं करते। मतलब ननद जेठानी वाला जो सिनेरियो है वो अच्छा नहीं जी लगता, राइट ना? जी जी जी। तो एक प्रकार से शत्रु वो उस घर के लिए हो जाती है। माँ सोचती है मेरा बेटा छिन गया, छिन गया, हाँ। बहन सोचती है मेरा भाई छिन गया, टाइप ना, हम्म, हम्म। है ना। नीति शतक की बात को ज्यादा जो है मतलब दिल पे नहीं लेने का। नहीं ले देख, लेकिन अपन लोग तो विचारक है, अपने विचार तो चलते रहेंगे, ऐसा है। तो विचार चलाओ, विचार चलाओ। ये बात मैं चिंतन को समझा रहा था जी। कि भाई मेरी एक बात है कि बेशक झूठ बोलो हम्म, लेकिन अप्रिय मत बोलो। हम्म, बात प्रिय लगनी चाहिए। तो खैर जो भी बात है, देखो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। हम्म, बात ठीक हो गई, चलो। अच्छा अच्छा, शनि के बारे में अपने को पता है। एक चीज अब समझाता हूँ शनि के बारे में ना। ये शनि में नी में ई की मात्रा आती है। हम्म, ई की मात्रा का मतलब है अम्ब्रेला, हम्म, और ज्योतिष में होती है वीथी।
छत्र है वो, छत्र। हाँ, छत्र वीथी। ठीक है, तो छत्र और वीथी पे मैंने बहुत वीडियोस में भी बात की है, आगे भी कभी बात कर लेंगे, ठीक है। शनि जिस घर में होता है ना, वो घर आपको पूरा बर्बाद कभी नहीं होता। उस हाउस का एक सेविंग ग्रेस आपके पास हमेशा होता है। दूसरे घर में शनि है ना, परिवार अगर बर्बाद हो जाएगा तो पैसे बचे रहेंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा तो फैमिली इन सपोर्ट खड़ी हो जाएगी। समझ रहे हो? महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी। हाँ, समझ रहे बात को? जी सर। शनि जिस घर में बैठा है वो उस घर में आपका सबसे बड़ा सपोर्टर रहता है। ठीक। शनि 7वें घर में बीवी सबसे बड़ी सपोर्टर है इसकी। शनि 5वें घर में बच्चे सबसे बड़े सपोर्टर हैं इसके। ठीक हो गया? छत्र है, वो हाउस का प्रोटेक्शन है। अब राहु और केतु के बारे में तो बाकी बातें हो गई। केतु का नेचर सन से बहुत सिमिलर होता है, ठीक है, क्योंकि सन को भी एक ऊपर मात्रा एक नीचे मात्रा, केतु को भी एक ऊपर मात्रा एक नीचे मात्रा। इसलिए देखो, सूर्य आत्मा का कारक और केतु अध्यात्म का, दोनों ही बातें होंगी ना। और अध्यात्म का मतलब ही है अधि आत्मा, तो आ गया उसमें भी वो। जब आत्मा बढ़ करके जो है विश्वात्मा बन जाए तो अध्यात्म। बराबर। तो आत्मा की अधिकता हो जाए, ठीक है। ये तो नाम के ऊपर पहली बात हो गया, नाम में पर्यायवाची भी लेना है। दूसरी बात हो गई, नाम में मात्राओं का संयोजन का ध्यान देना है। अब तीसरी बात पे आता हूँ। देखो, एक मंत्र होता है, मंत्र पता ही होगा आप लोगों को सबको। मंत्र में बीज होते हैं जी। ग्रह के मंत्र सुने, ओम सम शनिश्चराय नमः, सम सूर्याय नमः, चम चंद्राय नमः, ओम केम केतवे नमः। हाँ, केम केतवे नमः। अब मुझे एक बात बताओ। ओम रांग राहवे नमः। राम राम नमः। ये जो श जो बीज है, श बीज जो है, ये स बीज किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये तो नहीं पता सर। मैं बता देता हूँ जी। श बीज समन के लिए यूज होता है। चमनो वरुण, इंडियन नेवी का एम्बलम है। चमनो वरुण, वरुण दबाओ, वरुण जल को दबाओ, वरुण आंधी को दबाओ। चम जो वर्ड है ना, दमन के लिए इस्तेमाल होता है। और मंत्र क्या है? मंत्र तो थेरापेटिक है ना, थेरापेटिक मतलब उपचार करता है, मंत्र से तो उपचार होता है। तो जिस भी भाव में श वाला ग्रह है ना, शनि, शुक्र और सूर्य, उस घर में आदमी को दमन करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, दबाना चाहिए उस घर की टेंडेंसी को। तो सूर्य बढ़ के घमंड हो जाता है, शनि बढ़ के आलस हो जाता है, और शुक्र बढ़ के विलास हो जाता है। उसको क्या करना चाहिए? दबाना चाहिए। सभी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। सही बात। दबाना, जिस घर में है उस घर को दबाना चाहिए। ठीक है जी। बहुत मस्त टॉपिक छेड़ा सर आज आपने। आज सोचने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास रात को। कल मैंने मस्त टॉपिक नहीं छेड़ा था क्या? कल का मेरे लिए भारी हो गया, वियोनी वाला। नहीं सोचा मैंने, तभी मैंने कहा हल्का रखो रे, हल्का रखो, वरना इन बेचारों को डिप्रेशन हो जाएगा 1 महीने बाद। नहीं सर, आप जितना सोचने जाओगे ना, और अगर आप कहीं पहुंचोगे नहीं ना, तो फिर एक टाइप से वो ये हो जाता है, माने क्या बोलते हैं, अलग सा ही बने अस्वस्थ हो जाता है आदमी। और मेरा तो ऐसा है कि अच्छी चीज मैं सुनता हूँ ना, या कोई भी चीज सुनता हूँ, मेरा बिना सोचे उस पर रहता नहीं है। होता ही है सोचना, वो बैक ऑफ द माइंड हो कैसे भी हो। मैं तुमको एक बात बताना, जी सर। आप लोग विद्यार्थी हैं, जी। आपका काम पहुंचने का नहीं है। हाँ, इसलिए तो हमारे आपकी ना उंगली पकड़ी है। हमारे दादाजी हमें एक बात सिखाते थे, बाइक चलाने की बात होती थी ना, तो बाइक चलाना खैर मैं आज तक नहीं सीखा। तो मेरे दादाजी बड़े मेरे पीछे पड़े रहते थे, बाइक चलाना सीखो, बाइक चलाना सीखो। तो मैंने बोला, मैंने कहा कुछ हो जाएगा तो।
तो वो कहते थे कि तेरा काम है बाइक चला ले, एक्सीडेंट करके आ जा। गुरु का काम है उसको रिपेयर करके दोबारा देने, तो फिर से तोड़ो। तो आपका काम कंक्लूजन में पहुंचने का नहीं है, आपका काम विचार करने का है। हाँ तो वो तो मैं करता हूँ ना सर, मैं शेयर भी करता हूँ। कंक्लूजन पे पहुंचाने का काम तो मेरा डिपार्टमेंट है। जी जी, ठीक है जी, कितना भी सिली थॉट हो आपसे शेयर कर ही देता हूँ मैं। तो शेयर करो भाई, शेयरिंग इज केयरिंग। जी। खैर, तो अब इसमें चंद्र की बात आते हैं, च। अब च जो बीज है वो किस लिए यूज होता है? देखो मैं बताता हूँ, च जो वर्ड है रिफ्लेक्टिव होता है। संस्कृत में तो च माने और, माने उसके साथ, च एंड माने एंड, और, हाँ एंड, रिफ्लेक्टिव होता है। ठीक है जी। जिस भी हाउस में चंद्रमा है, मतलब एक प्रकार से मेंटेलिटी में देखो, अंडरस्टैंडिंग में भी ये बात समझ में आ जाएगी। तो जिस भी हाउस में चंद्रमा है ना, वहां पर मिरर है, ऐसा मान के चलो। और वही चीज ना आप आगे पास ऑन करते हो लीनिएज को, चंद्रमा वाला। जैसे बिल गेट्स के 10वें घर में चंद्रमा है, तो लोग बिल गेट्स के जैसा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तुम्हारे जिस घर में चंद्रमा है ना, तुम्हारे बच्चे या समाज या तुम्हारे विद्यार्थी वैसा ही बनना चाहते हैं। ठीक है, उस क्वालिटी को इम्बाइव करना चाहते हैं। तो इसलिए जिस घर में चंद्रमा हो ना, उस घर को बहुत संभालना चाहिए। उस घर में अनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चंद्रमा ने जब गुरु की पत्नी को चुरा लिया, तो गुरु उससे लड़ाई करने आए, लेकिन चंद्रमा से लड़के कोई जीत नहीं सकता। चंद्रमा की एक पावर होती है ऑकल्टेशन की। जो ग्रह चंद्रमा के साथ होता है उसको कहते हैं चंद्र समागम में प्लेनेट चला गया। समागम का मतलब होता है कि चंद्रमा को कोई छू नहीं सकता, चंद्रमा ना धकेल देता है, दूर धक्का दे देता है, दूर फेंक देता है चीज को ना। माने वो भी लेकिन रिफ्लेक्शन ही हो गया ना सर। हाँ, रिफ्लेक्शन ही हो गया। तो जब गुरु देवताओं को लेकर के चंद्रमा से लड़ने आया, तो सारे देवता मिलकर भी चंद्रमा को हरा नहीं पाए। उन्होंने सबको पीट कर भगा दिया चंद्रमा ने। बाद में चंद्रमा को बड़ी ग्लानि हुई, बोला मैंने इसकी पत्नी भी चुरा ली पहले तो, फिर इसको मार पीट के भी भगा दिया। एक तो गुरु की पत्नी भी चुराई, फिर गुरु को मारा पीटा भी। मेरे बात को कर्क लगने वाला आदमी ऐसा होता है, पहले गुरु का ज्ञान चुरा लेता है, फिर गुरु को हरा भी देता है। उसके बाद जो चंद्रमा है ना, दुख से व्याकुल होकर सुसाइड करने पहुंचा। और वो जो है हमारा ये गुजरात में जो नहीं है द्वारका, द्वारका में खड़ा हो गया चंद्रमा, मैं यहाँ से कूद के खरीदी कर लूंगा। तो फिर शिव जी आए उसे बचाने। तो चंद्रमा ने कहा कि ये तो करोड़ों गंगा स्नान से भी ये पाप धुलेगा नहीं। तो शिव जी ने कहा कि मेरे सर पे जहाँ से गंगा निकलती है तो वहीं बैठ जा भाई, तो जिंदगी भर अपने पाप ही धोता रहे। तो चंद्रमा अल्टीमेटली ये दर्शाता है कि आप अपने किए हुए को रिपेंट करो, और सेल्फ मुझे नहीं करेक्शन लगता। करो। और सर जो आपने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि चंद्रमा को सोचा, बाद में उसको बुरा लगा कि गुरु की पत्नी भी चुरा ली, मार पीट के भी भेज दिया, तो ये ग्लानी वाला जो भाव है ना, ये चंद्रमा के अतिरिक्त और किसी में नहीं है, किसी ग्रह में नहीं किसी है। भी प्लेनेट, इसलिए हाँ चंद्रमा जिस भाव में है उससे जुड़ा हुआ तुमको ग्लानी होगी। जी और उस वाले भाव में ना तुम्हें धर्म का बहुत ज्यादा पालन करना है, जी जी। क्योंकि वो चीजें जो तुम दुनिया को दोगे। और फेमस और इनफेमस होने में यही फर्क है कि जिस भाव में चंद्रमा बैठा हो, अगर उस भाव में आदमी सच्चा रहता है ना, तो फेमस होता है। और जिस भाव में चंद्रमा बैठा हो, अगर उस भाव में आदमी जो है मतलब फेयर ना करे, तो इनफेमस होता है। लाख करने पर भी उसको तरक्की, सुकून, फेम नहीं मिलता। अधर्म के रास्ते पे अगर वहां पे चलेगा तो बर्बाद हो जाएगा वैसा। ठीक है। अभी आगे चलते हैं, आगे चल के क्या है, बुध आता है, फिर मंगल आता है।
ठीक है, मंगल आता है। सर हाँ जी भाई। ये चंद्रमा और गुरु के विषय में एक पूछना है कि जब हम चंद्रमा और गुरु का संबंध लेते हैं तो गुरु चंद्रमा के गुरुजन की तरह लेना है या गुरु का सिर्फ नाम गुरु है उस तरह से लेना है? तो गुरु का सिर्फ नाम गुरु है, सिर्फ नाम एक्चुअली। गुरु है। हाँ, हाँ, नाम गुरु है। गुरु का मतलब होता है बड़ा। अच्छा। तो यहाँ गुरु का मतलब शिक्षक वाला गुरु नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वही पूछना था, शिक्षक यहाँ वाला गुरु का गुरु। वो मतलब अच्छा, बेहद बड़ा होने वाला गुरु है। ओके। हाँ, तो गुरु को गुरु इसलिए कहते हैं कि वो ग्रहों में सबसे बड़ा है, हाँ 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 हाँ, वो गुरु का। अच्छा ठीक है। ये बात को समझने के लिए उसका दूसरा नाम देख लेना चाहिए, बृहस्पति। जैसे सर ने बोला ना बृहत, तो हाँ। बृहत बड़ा, बृहस्पति ऐसा। नहीं, मेरा सिर्फ यहाँ पर कंसर्न ये था कि शिक्षक की तरह लेना है या सिर्फ नाम लेना है, बस। जी हाँ, जी, नहीं, नाम नाम। सिर्फ हम लोग नाम। हाँ शिक्षक के लिए हमेशा 9th हाउस लगता है। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है। जी सर, हाँ, आगे अब बताइए। आगे हम लोग बुध पे आ रहे हैं, मंगल पे आ रहे थे। हम्म तो मंगल जो है ना, मंगल को मरकट लेके चलो मंगल को ना। हम्म, मरकट मरकट क्या होता है ये बंद। समझना वो। ये मरकट, मंगल जो है ना, मंगल पांचविक हाइब्रिडाइजेशन समझ लो, हाइब्रिड जो होता है। जी सर। तो मंगल क्या है, मंगल हाइब्रिड है। तो जिस भी घर में मंगल है ना, उस घर में आदमी नीति और अनीति को भूल जाता है। ठीक है, उस घर में आदमी सही गलत भूल जाता है। जिस भी घर में मंगल होगा, 11वें घर में मंगल है ना, तो पैसा कमाने के लिए सच बोलना, झूठ बोलना, अच्छा करना, बुरा करना, पाप करना, पुण्य करना, सब भूल जाएगा। ठीक है जी। 12वें घर में मंगल है तो अपना सुख प्राप्त करने के लिए अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सब भूल जाएगा। 7वें घर में गुरु है तो रिलेशनशिप में जाने के लिए, किसी का साथ पाने के लिए, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, सही कर्म है, गलत कर्म है, सब भूल जाएगा। तो जहां पर मंगल हो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन अप्लाई करना होता है। और क्योंकि मंगल ये दर्शाता है कि आप नीति अनीति को, अच्छे बुरे को, सही गलत को भूल जाते हो, इसलिए जहां पर मंगल उच्च होता है वहां गुरु नीच हो जाता है, जहां गुरु उच्च होता है मंगल नीच हो जाता है। ये दोनों चीजें साथ में रह नहीं पाती। फिर आगे आते हैं बुध पे। बुध जो है ना, बुध को ब्लोटिंग समझो, फूला हुआ पेट, ब्लोटिंग। जिस भी घर में बुध होता है ना, उस घर को आदमी इतना इस्तेमाल करता है, इतना इस्तेमाल करता है, इतना इस्तेमाल करता है कि उसको मरते समय ना उस घर को लेके कोफ्त हो जाती है। इतना उसका वो मिसयूज कर लेता है ना, उसको पचा नहीं पाता आदमी। गिलानी की भावना है ना, अगर तुम कभी किसी का मतलब एक मैं मर्डरर का इंटरव्यू देख रहा था ना, अमेरिका के एक सबसे बड़े क्रिमिनल का इंटरव्यू देख रहा था। तो उसका तुम क्राइम सुनोगे ना, वो क्या करता था, वो महिलाओं के सर काट लेता था। ठीक है, और उनके कटे हुए सर के साथ जो है घिनौनी क्रियाएं करता था। मतलब जो कुछ भी है, पाशविक वृत्तियां जो है ना, वो मतलब जो समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसको एक बात की ग्लानि थी। मुझे किस बात की? एक बार जब वो एक महिला का गला काट रहा था ना, तो एक कुत्ता बगल में आ गया, उसने कुत्ते को एक छड़ी मार दी। उसको इस बात की ग्लानि है कि उसने कुत्ते को छड़ी मार दी। समझ रहे हो? उसको इस बात की ग्लानि नहीं है कि वो औरतों के सर काट के उनको पूरे फ्रिज में रख रहा है। समझ रहे मेरी बात को? जिस घर में बुध है ना, उस घर की आपको ग्लानि होगी कि मैंने ये क्यों किया। समझ रहे बात को? वो गुनाह जाएगा तुम्हारे साथ, बुध वाले घर का। उस घर का गुनाह आपके साथ जाएगा मरने के बाद। समझ रहे हो? अभी भी जिस घर में बुध है उस घर को लेकर आपको अभी भी ग्लानि होती होगी कि यार ये गलत किया मैंने।
ये सही नहीं किया, समझ रहे हो? इसमें बुध बुध अच्छा है बुरा है वेल प्लेस्ड है क्या है वो सब नहीं कोई देखने कोई का है। कोई हम्म, ग्लानी तो ग्लानी है। हम्म, अगर वेल प्लेस्ड है तो ये लगेगा कि यार मैंने क्रिमिनल की हेल्प क्यों की। अगर बैडली प्लेस्ड है तो ये ग्लानी होगी, यार वो लीड में था, मैंने उसकी हेल्प नहीं की तो मर गया। लेकिन ग्लानी तो नहीं है, आत्मग्लानी होगी उस भाव में ना। बुध के बाद आगे जो है गुरु आते हैं। गुरु दर्शाता है जी शुभारंभ। जिस भी भाव में गुरु होता है ना, उस भाव में आप एक नई चीज शुरू करते हो। इस जीवन में ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ना गुरु को जो है जीव का कारक लेते हैं। तो जिस भी भाव में गुरु है, आप उस भाव में अपने परिवार में या कहीं पर भी नई चीजों को शुरू करने वाले बनोगे, ठीक है जी। गुरु 11वें घर में है तो आपने अपने घर में जो है सबसे ज्यादा कमाई के रास्ते खोले हैं। गुरु चौथे घर में है तो आपके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो? पहला करता धरता जो स्टार्ट करने वाला, ट्रेडिशन में कोई तो स्टार्ट करता है ना, घर परिवार के जो खानदानी परंपरा में कोई तो है जो चीज को स्टार्ट करता है, वो गुरु दर्शाता है। जैसे 10वें घर में किसी के गुरु है तो वो परिवार में पहला डॉक्टर बना है और उसको देख के सब डॉक्टर बन गए। ये सबका डॉक्टर में इंटरेस्ट आ गया टाइप है ना, ऐसा हो जाता है गुरु के साथ ना, आप वो चीज स्टार्ट करते हो। ठीक बात हो गई। देखो शुक्र और शनि के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है जी। राहु जो है ना, रम का जो बीज होता है वो अग्नि का बीज होता है। सर ये जो गुरु के बारे में आप बोल रहे थे ना, ये थोड़ा बहुत वो हम जब चंद्रमा की बात कर रहे थे उससे भी मैच करता है कि जैसे चंद्रमा अगर नीति से चले और अधर्म के रास्ते पे ना चले तो लोग उसको फॉलो करेंगे, तो उसी टाइप से गुरु भी वो परंपरा का शुरुआत करने वाला बन गया, माने बाकी लोगों ने उसको फॉलो कर लिया वैसे। तभी तो चंद्रमा की राशि में गुरु उठता है ना। हाँ हाँ, नीति मैं अनीति बस का लिंक पालन कर रहा था। जी जी शुरू कर। जी जी। हमारे लिंकिंग 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 के ये मुरीद है। थैंक यू सर। राहु पे आते हैं, देखो रम रम जो है ना अग्नि बीज होता है। तो राहु के बारे में ना मैं एक बात कहता हूँ कि जिस भी भाव में राहु होता है ना, उस भाव की चीजें फिर डकारता चला जाता है। डकारता मतलब खाता चला जाता है। ये रम बीज है, अग्नि है ना, आग जहां भी लगाओ सब कुछ खा जाएगी। तो राहु का भी मंगल के जैसा है कि नीति का ध्यान रखते हुए ना, मतलब ओवर यूज्ड हाउस है वो। ये बहुत जगह पे सुना होगा कि राहु जिस घर में होता है वो घर बड़ा ओवर यूज्ड होता है। आदमी उस घर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, इतना इस्तेमाल करता है कि उस घर से जुड़ी हुई बीमारी हो जाती है आदमी, समझ रहे हो? लेकिन इसमें एक और बात बताता हूँ कि रम जो बीज है वो राम का बीज भी है। राम को ऊर्जा भी वनवास है। जाना, हाँ, राम को वनवास जाना पड़ा था ना। तो जिस घर में राहु होता है उस घर में वनवास होता है। समझ रहे हो बात को? 7वें घर में राहु है तो पति पत्नी से लंबे समय तक अलग रहना पड़ेगा, ठीक है। और वो लंबे अलगाव के बाद फिर वापस जाना पड़ेगा, वनवास होगा, समझ रहे हो? जिस घर में राहु है उस घर में वनवास है, ये समझ लो। और फिर पत्नी का त्याग भी कर देना पड़ेगा। तो राहु के घर की ये कहानी है, पहले लंबा इंतजार और लंबे इंतजार के बाद चीज मिलेगी और मिलने के बाद भोग भी नहीं पाओगे, त्याग करना पड़ जाएगा। और फिर जुड़ना भी पड़ेगा। समझ गए बात? जी सर। और ये जो आपने रम का बोला ना जो अग्नि से संबंधित है और उस भाव के कारकत्वों को या सिग्निफिकेंस को राहु ओवर यूज करता है, तो अग्नि के लिए एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं मंत्र में भी, स्वाहा।
तो वो भाव के कारकत्वों को भी राहु स्वाहा कर जाता है रम के वजह से। हाँ, अग्नि की 2 पत्नियां, एक है स्वाहा एक है स्वधा। राइट राइट। वहां से वो कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। जी सर। और उसके बाद आता है जी केतु। केतु का क्या सिनेरियो है? केतु का ये सिनेरियो है, क जो क का बीज होता है कर्तरी बीज होता है, मतलब कैंची की तरह काटता है। तो केतु के लिए ना मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि केतु एक ऐसी चीज है जिसको ना आप खा सकते हो ना आप उगल सकते हो। ये चीज होती है जिस भी घर में केतु है ना, राहु का घर तो ओवर यूज होता है, केतु अंडर यूज बोलेंगे तो सर? आवाज कट केतु गई बीच वाला जो में। घर होता, हेलो, हाँ सर बोलिए। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ, केतु जिस घर में होता है उस घर में क्या है ना, आदमी उस चीज को ना कभी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता। ठीक है जी। केतु के बारे में ना मैं हमेशा कहता हूँ, रिलेशनशिप और केतु के बारे में एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि केतु का अगर कोई रिलेशनशिप हो ना, तो ना शादी कर पाएगा ना छोड़ पाएगा, समझे? ये चीज केतु के साथ है। 10वें घर में केतु है तो अपने प्रोफेशन के टॉप पे भी नहीं पहुंच सकता। उसको पता है मैं ये काम करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन वो काम को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो छोड़ देगा तो करेगा क्या? ये केतु के साथ है हमेशा ना, आप उस चीज को कभी पूरा आत्मसात भी नहीं कर पाओगे, कभी छोड़ भी नहीं पाओगे। केतु एक मजबूरी, ये समझ लो भाई, केतु मजबूरी है, मजबूर है केतु। समझे बात? ग्रह के नाम पे चर्चा हो गई। जी सर। और नाम तत्व तो अंतहीन है कि मेरा सबसे बड़ा रेक्टिफिकेशन टेक्निक भी नाम पे डिपेंडेंट है। मैंने नाम माने पे पूरा कोर्स किया नाम हुआ है। के अक्षर पे, नाम के अक्षर पे कि पूरे नाम पे सर? नाम के अक्षर पे मेरी 3 टेक्निकें हैं, पूरे नाम पे मेरे पास 6 टेक्निकें। अच्छा। तो नाम तत्व तो ऐसा तत्व है कि कितना पढ़ाया जाए उतना कम है। जी सर। अरे बात वो चीज है, बट आज यहीं पे विराम करते हैं। जी सर, आज का दिन मेरा सफल हो गया। मैंने वो नाम का दिमाग में है और आज आपने नाम के ऊपर ही ले लिया और इतना सारा चीज दे दिया सोचने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, जबरदस्त। सही मजा करेंगे।